ओके, अब हम आते हैं RHEL सर्वर 1 पे और अपनी गलती पे भी आते हैं। ठीक है, ओके। तो हम जब कर रहे थे सिस्टम CTL, मैंने अभी उसके एरर जो हैं सुधारे नहीं है। सिस्टम CTL, लेट्स से स्टार्ट या रीस्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टेड है। लेट्स से HTTP फेल्ड, देख रहे हो, सर्विस फेल्ड, HTTPD सर्विस, और जनरल DXN के लिए वो बोलता है। क्लियर? तो हम अगर उसके डिटेल्ड आउटपुट देखें, अगर देखो जनरल CTL कमांड को ही लेते हैं, वो भी इनकम्प्लीट थी, नहीं मतलब हर लाइन डिटेल में नहीं आ रही थी। हाँ तो यहाँ सिंटेक्स और लाइन नंबर कुछ उसने बोला 30, वो डिटेल में पूरा नहीं आ रहा। देख रहे हो कि क्लियर हमें सारी स्टेटमेंट पूरी मिलनी चाहिए ना। लाइन 3 के बाद छुट्टी होगी, आगे क्या है पता नहीं। नहीं, देखो अब दोबारा से और नीचे जाएंगे, देख रहे लाइन नंबर 3, देख रहे हाँ। हमें पता ही नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है। देख रहे मैं अभी इसको एंड करता हूँ, ठीक है। तो इसको और डिटेल में देखने के लिए आप -L भी यूज कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ एक सिस्टम CTL से। सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, अब देखो उसने एरर दिया यहाँ, तब भी हाँ बेटर उसने कुछ लाइन नंबर वगैरह जो है वो बोल रहे यूज -L टू शो इन फुल, यूज। देख रहे। ओके। तो हम इस कमांड के साथ -L और लगा लेते हैं, तो कम से कम लाइन जो इनकम्प्लीट डिफरेंस दे रहा है ना, इनकम्प्लीट दिखा रहा है, वो कम से कम स्टेटमेंट पूरी देगा। देख रहे अब -L से उसने स्टेटमेंट मुझे पूरी दिखाई। क्लियर? अब देखो फाइल etc pki tls certs does not exist और empty, देख रहे हाँ क्लियरली कहा था, और हमें तब भी समझ नहीं आया। क्लियर? इससे पहले वो बोल रहे हैं नेम वर्चुअल होस्ट हैज नो इफेक्ट एंड विल बी रिमूव्ड इन नेक्स्ट रिलीज। देख रहे हो, ये लाइन 352 के बारे में बात कर रहा है। क्लियर? याद है हमने नेम वर्चुअल होस्ट एक ऐड कर दिया था एक्स्ट्रा, हाँ सर हाँ। 443 वाला। ठीक है, तो ये उसकी वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लाइन 372, देख रहे हो सिंटेक्स एरर, लाइन 372 ऑफ दिस। हम्म, अब कम से कम लाइन कंप्लीट दिख रही है ना, 3 के बाद पता तो है 372 है। हाँ क्लियर? तो -L करके हम स्टेटस देख के भी डिटेल देख सकते हैं। और एक और टूल है डायरेक्ट जो सर्विस को कंट्रोल करता है, वो है अपाची CTL। इसमें हम सीधा पैरामीटर दे सकते हैं कॉन्फ़िग टेस्ट। क्लियर? ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करके सर्विस रन करने से पहले ये आउटपुट देता है। देख रहे हो आउटपुट सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? तो सर एक ही कमांड क्या है अपाची? अपाची CTL कॉन्फ़िग टेस्ट। ठीक है, जैसे आप सर्विस पहले करते थे, सर्विस HTTPD रीस्टार्ट, पुराने वर्जन में कॉन्फ़िग टेस्ट ऑप्शन भी होता था, लेकिन सिस्टम CTL के साथ कॉन्फ़िग टेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्लियर? लेकिन डायरेक्ट जो कंट्रोलर कमांड है अपाची का, अपाची CTL, उसमें आप कॉन्फ़िग टेस्ट पैरामीटर दे सकते हैं। क्लियर? उसने फिर वही सारी लाइनों के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोले। एक लाइन 32 पे है, बोलते हैं नेम वर्चुअल होस्ट हैज नो इफेक्ट, कोई बात नहीं। और उसके अलावा बोलता है लाइन 372 पे है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? SSL सर्टिफिकेट 5। ठीक है, बोल रहे हैं ये जो आप नाम बता रहे हो दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इज एम्प्टी। क्लियर? अब इसकी एम्प्टीनेस की बात करें तो ETC PKI TLS सर्ट्स, ठीक है, देखो एम्प्टी तो है नहीं। देख रहे हो सर्टिफिकेट जो है 1497 का है। क्लियर? देखो पता है क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है? जरा फाइल नेम देखो, फाइल नेम क्या है सर्टिफिकेट का? serve.crt।
और कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या लिखा है? CERT। CERT, बस इसी ने कांड किया। हाँ। क्लियर है? ठीक है। हम्म। तो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ, ठीक है, प्लस, एक मिनट, इसको VIM से कर लें, थोड़ा सा कलरफुल लगेगा, ठीक है। 352 शिफ्ट जी, देख रहे हो, ये रिपीट टैग है, तो बोलते इसकी जरूरत नहीं है, आप चाहो डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यहां हमने क्या करना है, इसको CRT करना है। क्लियर? तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ और लाइंस में सैंपल जो है, तो मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, कमेंटेड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट SSL.conf में है। क्लियर? ठीक है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन कई बारी समझाने के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट SSL वर्जन 2 सपोर्ट कर रहा है, अगर अब किसी वजह से आपको SSL 3 भी सपोर्ट करना है, SSL वर्जन 3 भी सपोर्ट करना है, तो हम्म। बस -SSL v3 करके डालना है। इसमें क्या है, ये लाइन होती है SSL प्रोटोकॉल, ठीक है, कीवर्ड ऑल, उसमें SSL वर्जन v है, वर्जन 2 और वर्जन 3 दोनों मेंशन करती है। इसी तरह से साइफर स्वीट जो है SSL का, उसमें किस तरीके की सिक्योरिटी यूज कर रहे हो, हाई, मीडियम। क्लियर? देखो, ये जो एक्सक्लेमेशन है ये नॉट है, ये निगेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? ये एडवांस SSL को जब आप समझोगे ना तब यूज होंगे। क्लियर? ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ऑलरेडी है SSL.conf में, हमें कुछ करना नहीं होता। क्लियर है? तो अब ये रेक्टिफाई करके सर्विस रीस्टार्ट करें, ठीक है। अब एक चीज और देखनी है, हमारी जो डायरेक्टरी है वो है सर्व1, वो अवेलेबल है, ठीक है। मैंने उसके अंदर index.html फाइल क्रिएट कर दी है, ठीक है। कैट कर देते हैं index.html को, उसके अंदर क्या लिखा है, myserv1.example.com। क्लियर? यही हमारी वेबसाइट का नाम है, Yes। ठीक है ना। तो सिस्टम CTL, सिस्टम अपाची CTL से सिंटेक्स आप चेक कर लो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। कॉन्फिग टेस्ट क्या कह रहा है, नेम वर्चुअल हैज नो इफेक्ट, एक जेनरिक मैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट रिलीज में रिमूव हो जाएगा, सिंटेक्स इज ओके। क्लियर? तो सिंटेक्स अगर ओके है तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD, स्टार्ट हो गया विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो हमारा सर्वर रेडी है। अब क्या करें, अब इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, चलो System1 रन कर रहा है, वहां से वेबसाइट को एक्सेस कर, डेफिनेटली पहले चेक कर लो हम सर्वर से कनेक्टेड हैं कि नहीं, कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पे आप अपना फायरफॉक्स रन करो, अब यहाँ हमें क्या चाहिए, देखो वेबसाइट हमारे पास server1.example.com है, एंटर, रन हो रही है वेबसाइट। Yes। क्लियर? हाँ। अब एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारी जो साइट है server1.example.com वो रिजॉल्व होनी चाहिए, देख रहे हो। हम्म। तो ETC होस्ट के अंदर एंट्री चेक कर लेते हैं, सर्व1 का कोई एंट्री नहीं है, या तो DNS होना चाहिए
या इसमें एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, serve1.example.com, serve1, क्लियर है। सेव, वेब सर्वर पे आते हैं, serve1, लेकिन हमें क्या चाहिए, HTTPS, क्लियर, HTTP नहीं, HTTPS। आपका मैसेज आ गया, कनेक्शन इज अनट्रस्टेड। तो या तो आप एक्सेस मत करो, नहीं तो आई अंडरस्टैंड द रिस्क, और मैं क्या करूंगा, ऐड एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन में आप चाहो तो देखो सर्टिफिकेट व्यू कर सकते हो, जैसे हमने बनाया था, यही सारे आंसर दिए थे हमने, कॉमन नेम और वो सब जो ऑर्गेनाइजेशन नेम जो फीड किया था, वो सारा का सारा इसमें एज इट इज आ गया, क्लियर है। और उसने देखो एक्सपायरी वगैरह 365 डेज के हिसाब से डाली हुई है। इशूड ये आपका 23/9 को हुआ था और 22/9/2020 को एक्सपायर हो जाएगा, क्लियर है। यस सर। तो हमें क्या करना है, कंफर्म सिक्योरिटी एक्सेप्शन कि ये हमारा सर्टिफिकेट ठीक है, लेट्स अलाउ इट, और हमारी साइट कंटेंट सामने है, क्लियर है। तो अभी आपका जो भी है ट्रांजैक्शन सारे HTTPS होंगे, क्लियर है। यस। तो आपकी HTTP साइट रेडी, डन। सर वो ब्राउजर पे वो एरर भी ना आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्राउजर में क्या इंस्टॉल कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं ये देखो, पहली बारी जब HTTPS एक्सेस करते हो तो ऐड एक्सेप्शन तो होता ही है, आपको सर्टिफिकेट तो करना ही पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बार एक्सेप्शन हो गया, उसके बाद दोबारा एरर ही नहीं आएगा। ओके। अब इस जगह एक्सेप्शन ऐड हो चुकी है, ठीक है। आप जो है फायरफॉक्स अब चलाओ, और कितनी बारी सर्वर वन, देखो मैं कैश भी क्लियर कर देता हूँ, सब क्लियर हो गए, ठीक है। https://serve1.example.com, ओपन, हम्म। ठीक है। ओके। क्लियर है। हम्म। तो आपकी HTTPS साइट रेडी है, डन। हम्म। सर और लेकिन हम जो ये हमने सेल्फ साइन किया और जो हम पब्लिक के सेल करते हैं उसमें ये एरर नहीं आता है? नहीं उसमें क्या है, आप देखोगे कि मैंने खैर वो चेक नहीं किया, पर वो सारा काम उसका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का काम होता है, ओके। ठीक ओके। है। मेनली CSRs वगैरह उसने जनरेट करे होते, वही ओके करता है। और वो सर्टिफिकेट तुम ध्यान रखो, तुम्हें अपनी ब्राउजर में सेट करना पड़ता है पहले, जो एक्चुअल, नहीं देखो पब्लिक के जो है सेल्फ साइंड है, बात समझो, जो हाँ। पब्लिक के लिए अवेलेबल है खाली कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, बात समझ रहे हाँ। हो। हम्म। वो कोई इसलिए नहीं चाहिए कि सर्टिफिकेट तुम ऑथराइज हो कि नहीं हो। हाँ। देखो एक होता है कि मेरे को तो एक चीज पब्लिक के लिए बनानी है, इस तरह बनानी कि कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड रहे और बंदे को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो उस केस में रहता है सेल्फ साइंड। यहाँ हम्म। हमने सर्टिफिकेट बनाया और सर्टिफिकेट हमने प्लेस किया कि ये की है, हम्म। ठीक है। और वो की जो है पहली बारी जो भी ब्राउजर पे देखेगा वो एक्सेप्शन ऐड करेगा क्योंकि HTTPS है, ओके। ठीक है। तो वो ज्यादातर जो उसमें चलता है, जो पब्लिक के लिए वैसे ही आप प्रोवाइड करते हो वेबसाइट, उसमें क्या रहता है, सेल्फ साइंड रहता है, तो उसमें फिर वो एक्सेप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं, हम्म। हम्म। ठीक है। पर लेकिन कॉन्सेप्ट यही है,
HTTPS का। ओके ओके ठीक है, कि कीज आप जनरेट करो, आपने खुद जनरेट करी, इसी तरह से सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी जनरेट करती है जो सेल्फ साइन नहीं है, और सिक्योरिटी का पर्पस ही नहीं है, वरना देख नहीं समझे, क्लाइंट के पास उसका सर्टिफिकेट आप भेजो, उसको ऐड करो उसके ब्राउजर पे, नहीं, तभी वो ऑथोराइज हो तो आपकी वेबसाइट एक्सेस कर ले, हम्म नहीं, वो फर्दर भी सिक्योरिटी होती है ना कि भाई कहाँ कौन कम्युनिकेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसके प्रिविलेजेस, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, SSL अपने आप में सिक्योरिटी दे रहा है बहुत सारी चीज़ों को, मेलिंग सिस्टम को, आपके वेब सर्विसेज को, नहीं, आप इस समय जो रिट्रीवल एजेंट्स हैं जैसे POP3 है, IMAP है, उसमें भी IMAP S सिक्योर्ड है, नहीं, POP3 S ये सिक्योर्ड है SSL सर्टिफिकेट के थ्रू। क्लियर, इस समय आपका मेलिंग सिस्टम सारा का सारा सिक्योर सॉकेट लेयर पे चल रहा है। ठीक है ना, जिससे कि वही है कि एनक्रिप्टेड हो, और एंड पे आप बंदा जिसके पास है कि वो अपने आप डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है ना, लेकिन मैन इन द मिडल जो अटैक वो तो नहीं होगा, कम से कम टेक्स्ट बेस में वो बीच में से डाटा तो नहीं चुराएगा पैकेट स्निप करके। क्लियर है? यस सर। हम्म, ओके, तो आज का चलो कुछ एक उस चीज का भी जो है सेटिंग्स का तो देख लेते हैं। नेटवर्क टाइम सेट करने का तो मालूम होगा, NTP। मालूम है नहीं? हाँ एनटीपी मालूम है। हम्म, इसमें तो वो स्टार्टिंग ओएस इंस्टॉल करते नॉर्मल, वक्त भी पूछते हैं ना नहीं एनटीपी नहीं, करना है। वो OS इंस्टॉल होने पे हो जाता है, पर क्या होता है जैसे अब मानो आपको अ, अपने सर्वर को सिंक्रोनाइज करना है NTP सर्वर से। हाँ ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका मास्टर सर्वर है, या कई इंटरनेट क्लॉक्स अवेलेबल हैं जो एटॉमिक क्लॉक से सिंक्ड है। ठीक है ना, कई इंटरनेट सर्वर्स जो है ना, टाइम सर्वर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे जो कि एटॉमिक क्लॉक से सिंक्ड है, और फिर टाइम जोन के हिसाब से वो अपने आप ही टाइम जो है अपडेट करते हैं। क्लियर, अब जैसे यहाँ जो है आपका सर्विस है क्रोनी, देख रहे हो, सिस्टम CTL स्टेटस क्रोनी, आप देख रहे हो, तो जो यहाँ इस समय RHL 7 में आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो वो क्रोनी D के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, क्लियर, तो सर्विस का नाम है क्रोनी जो टाइम सर्विसेज देता है। ठीक है, हम्म और हम पीछे जब करते थे तो NTPD करके एक डीमन था, NTPD से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्लाइंट सर्वर दोनों के लिए क्रोनी यूज होता है। ठीक है, vi/etc/ लेट्स से क्रोनी, हाँ देख रहे हो, crony.conf। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आप देखो सर्वर के नाम देते हो कौन कौन से टाइम सर्वर्स हैं। क्लियर, तो ये एज्यूम कर रहा है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी बेस मशीन पे है। क्लियर, तो इससे क्या होगा कि आपकी मशीन पे आपका टाइम जोन वगैरह सेट है ही है, और तो आप इन सर्वर से टाइम सिंक कर लोगे। ठीक है, उन्होंने जो है ये देखो 4 सर्वर्स दिए हुए, सर्वर 0.rhl.pool.ntp.org, ये पहला सर्वर है, उसी तरह से ये आपका चौथा सर्वर है। क्लियर, तो हमें खाली सर्वर एड्रेस देना होता है, और उसके बाद सर्विस आप रीस्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली उस सर्वर से टाइम अपडेट हमारी मशीन कर लेती है। क्लियर है, तो अगर आपको NTP क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना हो या टाइम सिंक करना हो तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है,
क्लियर? आपको खाली यहाँ सर्वर स्पेस सर्वर नेम या सर्वर आईपी देना है जो टाइम सर्वर होगा। क्लियर है? खाली ये सर्वर के आईपी और सर्वर के नेम है जो कि नेटवर्क टाइम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सर्वर इंटरनेट क्लॉक से सिंक्ड है और फाइनली इंटरनेट क्लॉक भी एटॉमिक क्लॉक से सेंट्रली सिंक्ड है। क्लियर? तो ये सब अलग अलग मशीन्स का जो डिफरेंट टाइम जोन्स में टाइम जोन के हिसाब से कैलकुलेट करके टाइम अपडेट कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ सर्वर के बाद आईपी या नेम कर रहे हो तो डीएनएस वर्किंग होना चाहिए। ठीक है? तो ये आपका एनटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर एनटीपी के थ्रू करना है तो आपको एनटीपी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे मैं आपको लिस्ट करके दिखा देता हूँ, एनटीपी इज ए सेपरेट पैकेज। देख रहे हो? रिपोजिटरी पे अवेलेबल है, इट इज नॉट इंस्टॉल्ड। क्लियर? लेकिन अगर मैं क्रोनी पूछूं तो कहेगा इट इज @anaconda मीन्स इंस्टॉल्ड है। देख रहे हो? ये इंस्टॉल्ड पैकेज। तो यही काम आप एनटीपी पैकेज को इंस्टॉल करके भी कर सकते थे। क्लियर है? तो अपने को चाहे अपने दूसरे क्लाइंट्स के लिए सर्वर बनाना है, चाहे इस सर्वर से आपको टाइम सिंक करना है, आपको crony.conf में सर्वर स्पेस आईपी एड्रेस या नाम देना पड़ेगा एनटीपी सर्वर का। क्लियर? ठीक है? और क्या हो सकता है एक एनटीपी का? ओके, अच्छा, हमने क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन किया था एनआईएस क्लाइंट या एलडेप क्लाइंट? एलडेप नहीं। नहीं, हमने एनआईएस क्लाइंट भी नहीं किया होगा अगर एलडेप नहीं किया तो वो छोड़ो। मैं उस समय बोल रहा था कि देखो, दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं आपको क्योंकि खाली क्लाइंट साइड कराने का मतलब सर्वर पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है? एलडेप एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में एनआईएस सर्वर प्लस एनआईएस क्लाइंट दोनों करा देता हूँ। मेरे को क्लाइंट साइड कराना कोई मुश्किल नहीं है। मैं जो है, देखो, ये कमांड बता करके कह सकता हूँ, टूल इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके, टैब देखो, auth config कमांड साइड है, एक GUI टूल भी आता है, yum install। पहले लिस्ट कर लेते हैं कौन कौन से auth config अवेलेबल है। एक ही है, अगर स्टार करें, देखो auth config GTK, देख रहे हो? ये ग्राफिकल है। ठीक है? तो मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं कहता yum इंस्टॉल। आपके पुराने टाइम में होता था सिस्टम कॉन्फ़िग ऑथेंटिकेशन, याद है? तो वो ग्राफिकल पैकेज था, ये आपका auth config GTK। क्लियर है? तो क्लाइंट साइड करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ सेलेक्ट करना है, एनआईएस सेलेक्ट करो, एनआईएस डोमेन नेम आपको अवेलेबल होगा, मानो आपका एनआईएस डोमेन नेम है रेड हैट, वो क्लिक करो, आपका आईपी एड्रेस बताओ, ठीक है, सर्वर का, और अप्लाई किया, हो गया एनआईएस क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर?
इतने से स्टेप है, लेकिन मजा नहीं आएगा अगर एनआईएस सर्वर साथ में होता, कम से कम कनेक्टिविटी तो देख सकते थे। ठीक है, उसी उसी तरह से मतलब जो एक्चुअली सब्जेक्ट है ना, जो मतलब सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन में सर्टिफिकेशन डिमांड करती है, वो सिर्फ इतना सा करती है। इसकी जगह अगर मानो एलडैप करना है, यू विल सेलेक्ट एलडैप। ठीक है, वो कह रहा है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो ठीक है, तो ये अभी फाइल नहीं मिली, ये इंस्टॉल करी जा सकती है एनएसएस एलडैप, वो एलडैप पूरा इंस्टॉल्ड होगा तभी होगा। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल नहीं कर रहे, मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ। तो एलडैप उसमें आपको क्या बताना पड़ता है, तो डोमेन नेम जो है वो किस तरह से देना पड़ता है। तो मानो आपका सर्वर है server1.example.com, ठीक है, तो आप इस तरह से देखो डीसी इज इक्वल टू server1, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डीसी इज इक्वल टू एग्जाम्पल डीसी इज इक्वल टू कॉम। ये आपका जो है पूरा नाम हुआ, जो डोमेन नेम कन्वेंशन के हिसाब से पूरा नाम जोड़ोगे आपके डोमेन का। अगर आपका डोमेन है example.com तो ये नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ डोमेन आना है, डोमेन कंट्रोलर का एड्रेस। क्लियर, आप किस डोमेन को कनेक्ट कर रहे हो। उसके बाद एलडेप सर्वर का नेम या आईपी। ठीक है, नेम या आईपी। सर उधर कैपिटल डी कैपिटल सी और बाद में हाँ हाँ कैपिटल डी हाँ, स्मॉल सी है क्या? वो करेक्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ये कैपिटल सी आएगा, गलत है मेरा, ये कैपिटल सी होना चाहिए। ठीक है, या फिर नाम। ठीक है, और इसमें भी अगर एलडेप एस है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के साथ आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। कहाँ पे है, किधर है, वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो टीएलएस अगर नहीं करते तो एलडैप है। तो एग्जाम के अंदर लोकेशन वगैरह सब बताई हुई थी कहाँ से आपने लेना है। ठीक है, क्लियर, तो ये करने से आपकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाती है, जस्ट से ओके, बात खत्म। क्लियर, तो ये आपकी क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक काम करते हैं, कम से कम एनआईएस जो है सर्वर प्लस क्लाइंट वो दोनों कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कम से कम एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ आ जाए। क्लियर है, सिलेबस में नहीं है पर अच्छा रहेगा, कर लोगे तो। सर एनआईएस का यूज होता है ये? हम्म, एनआईएस कैसे यूज, नहीं किसके लिए यूज होता है? एनआईएस जैसे विंडोज में प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है ना, हाँ पीडी। पीडीसी होता है ना, उसमें क्या करते हो आप, पीडीसी पे ही सारे यूजर क्रिएट करते हो। राइट। क्लाइंट जो इंस्टॉल करते हो वहां तो यूजर अकाउंट क्रिएट ही नहीं होता। हाँ। तो क्या करते हैं, वो जो भी यूजर नेम पासवर्ड देते हो क्लाइंट से सर्वर को कनेक्ट करने को, वो हाँ ऑथेंटिकेट करता है पीडीसी। पीडीसी। तो ये सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन हुई ना यूजर अकाउंट्स की, यस। क्योंकि क्लाइंट पे तो आपने यूजर ही नहीं क्रिएट करे। हाँ। क्लियर है, तो हम्म ये काम हुआ पीडीसी का। इसी तरह से एनआईएस भी सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। हम्म। ठीक है? तो सारे यूजर एनआईएस सर्वर पे क्रिएट होते हैं, क्लाइंट्स पे कोई यूजर अकाउंट क्रिएट ही नहीं होता। हम्म। क्लियर, तो यूजर ऑथेंटिकेशन सारा क्लाइंट में उस सेंट्रलाइज एनआईएस सर्वर के थ्रू होता है ऑथेंटिकेशन। क्लियर, ओके। तो एनआईएस एक तरीके से पीडीसी जैसा है, और एनआईएस सर्वर जो है मास्टर भी होता है स्लेव भी होता है, जैसे पीडीसी के साथ बीडीसी भी होता है। हम्म क्लियर, ऐसे ही एनआईएस मास्टर और स्लेव दोनों होते हैं। तुम्हारे पास मल्टीपल स्लेव हो सकते हैं, जैसे एक पीडीसी के साथ तीन तीन पीडीसी हो सकते हैं लोड शेयरिंग के लिए। हम्म। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। यूनिक्स में ये पहले से है, विंडोज में ये बाद में आया है। ठीक है, और इसमें यूजर ऑथेंटिकेट करने के साथ साथ नेटवर्क ड्राइव मैप करनी पड़ती है। ओके। विंडोज में करते हो ना हम्म। भाई, यूजर के लिए एक होम डायरेक्टरी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, हाँ। जिससे कि वो सर्वर पे अवेलेबल हो शेयर।
वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है NIS में। तो क्लाइंट मशीन से जब आप यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करते हो तो आपको आपकी होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली माउंट करवा देते हैं, ऑटो माउंटर यूज करके। क्लियर? ठीक है। यस कोई बात नहीं सुकेश, करके दिखाते हैं। ठीक है, सर। अच्छा रहेगा। तो NIS सर्वर, NIS क्लाइंट और उसके लिए AutoFS जो चाहिए वो करा देते हैं। ठीक है, तो आराम से करेंगे, अगर कोई जल्दी नहीं है। मतलब अगर हमारे टाइम में वो तीनों चीज हो जाती हैं तीनों करेंगे, नहीं तो पास ऑन करके उसके नेक्स्ट डे दे देंगे। ठीक है। अब एक आपको NIS क्लाइंट प्लस AutoFS कॉम्बिनेशन बता देते हैं। ठीक है, प्लस इसके बाद आपको बताएंगे आपका SMTP सर्वर, मेल सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, और फाइनली आपको बताना है कि डेटाबेस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो होपफुली आपका फ्राइडे तक कोर्स मैक्सिमम हो जाना चाहिए, पर फिर भी जो है एक दो क्लास एक्स्ट्रा हम रखेंगे डाउट सेशन क्लियर करने के। तो डेटाबेस में तो हमें कुछ करना नहीं ना, वो तो कुछ नहीं करना होता है, वो कुछ तो नहीं करना, इंस्टॉल हो गया ना, बस ऑलमोस्ट पैकेज इंस्टॉल कर दिया और रूट का पासवर्ड रिसेट करना है और वो स्क्रिप्ट उतना है ना। वो तो RD.break से करवा दिया था ना। हाँ नहीं, वो डेटाबेस का वो सिक्योर हाँ, वो करने बस के वो वो इंस्टॉलेशन के टाइम में रूट पासवर्ड ही सेट करना होता है और कुछ हाँ नहीं, ओके और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार प्रिविलेजेस हो तो हम अपना जो है कमांड्स, जो SQL कमांड्स है वो ऑलमोस्ट हर डेटाबेस पे एक जैसी है। एक ही जैसी नहीं, सेलेक्ट है, क्रिएट है, नहीं अपडेट है, डिलीट है, वो सेम तो टाइप की। सो व्हाट आर कुछ एक्सपेक्ट करते क्या बियॉन्ड दिस इंडस्ट्री? नहीं, इंडस्ट्री में तो देखो जो SQL है ना स्टैंडर्ड सेम ही रहता है। डेटाबेस देखो, नॉर्मली देखोगे कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस के तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर सेपरेट रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। हम कभी मिक्स नहीं करते, इंडस्ट्री भी मिक्स नहीं करती। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ना मैक्सिमम इन्होंने डेटाबेस वर्ड डाल दिया है रेडिट ने, पता नहीं क्यों कोर्स में। ठीक है, लेकिन डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर सेपरेट है। और इंडस्ट्री में अभी भी बहुत कम प्रोपोर्शन है ओपन सोर्स डेटाबेस का, ज्यादातर ओरेकल ने मार्केट खाई हुई है। नहीं, अब इस समय जो है ओपन सोर्स में मेनली आपका NoSQL, हडूप और इन सब का बोलबाला है, बिग डेटा। ठीक है ना, ओपन सोर्स में जो बिग डेटा है, बिग डेटा NoSQL, MongoDB, CouchDB, तो जो बिग डेटा रिलेटेड डेटाबेसेस है ना NoSQL टाइप के, उनका बोलबाला ज्यादा है। ठीक है, और जहां स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की बात करें तो अभी भी ओरेकल अपना जो है बहुत बड़ा शेयर लेके बैठा हुआ इंडस्ट्री में। जहां भी डेटाबेस की ट्रेनिंग की बात आती है कॉर्पोरेट में, दे गो फॉर ओरेकल, दे गो फॉर ओरेकल। ठीक है ना। हाँ, मुझे मेरे यहाँ अभी आज ही वर्किंग हुई, मुझे नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन कैसे करना है सर, क्योंकि मुझे 500 सिस्टम है। ओके, चलो नेटवर्क इंस्टॉलेशन का भी जो है ना आपको मैं बता दूंगा। ठीक है यार, यहाँ असल में थोड़ा सारा का सारा ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो मैं कस्टमाइजेशन करके एक बार पूरा का पूरा आपको कैसे करना है वो एनवायरनमेंट बना करके, और वो आपको नेटवर्क इंस्टॉलेशन बता दूंगा थ्रू FTP या HTTP सर्वर। क्लियर? ठीक है ना, फिर इजी हो जाएगा आपको कि हाँ भाई नेटवर्क इंस्टॉलेशन आप ऐसे कर सकते। सर हमें वो किक स्टार्ट करना पड़ेगा ना? अनअटेंडेड करना है तो किक स्टार्ट की देखो, किक स्टार्ट में, और देखो नेटवर्क इंस्टॉलेशन का मतलब है आपका ISO या जो DVD है उसका कंटेंट नेटवर्क पे अवेलेबल है, नेटवर्क पे अवेलेबल, उसको किक स्टार्ट से मिक्स मत करो। ओके किक स्टार्ट का सिर्फ इतना मतलब है अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। एक इंस्टॉलेशन है जिसके आंसर जो आप सेलेक्ट कर रहे थे नेक्स्ट दबा करके माउस से, आप कुछ पार्टीशन बना रहे थे, अगर आपने यूजर डिफाइंड पार्टीशन बनाने, बात समझ रहे हो,
वो सारा काम जो जो आंसर कर रहे थे आपने टाइम जोन सेलेक्ट किया, एशिया कोलकाता, नहीं समझे, ये सारे आंसर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिए, ये सारे आंसर आप सेव कर लेते हो किकस्टार्ट फाइल में। किकस्टार्ट फाइल एक बना करके, जैसे अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन है ना विंडो की, WDS वगैरह में करते हो ना, तो उसमें सारे आंसर सेव कर देते हो, उसी तरह से यहाँ किकस्टार्ट फाइल में हम आंसर सेव कर देते हैं। अब इंस्टॉलर को बता देते हैं इंस्टॉल टाइम में किकस्टार्ट फाइल ये है, इससे आंसर ले ले और इंस्टॉलेशन कर दे। तो किकस्टार्ट इज नथिंग बट अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। सारे आंसर एक फाइल में लिखे हुए, उसने उसको पढ़ा और फिर तुमसे नहीं पूछा क्या करना है, सब अपने आप आंसर अपना ऑटोमेटिक लेकर के और इंस्टॉल करता चला गया। क्लियर? नेटवर्क इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि ISO आपकी नेटवर्क पे अवेलेबल है। हम कॉम्बो यूज कर सकते हैं, नेटवर्क किकस्टार्ट इंस्टॉलेशन। बात समझ रहे हो? किकस्टार्ट फाइल भी नेटवर्क के एक शेयर पे अवेलेबल हो सकती है। मैं कैसे कर सकता हूँ कि जैसे FTP पे किकस्टार्ट आपका अवेलेबल है और HTTP पे ISO अवेलेबल है, तो किकस्टार्ट मैंने FTP से ली और ISO मैंने HTTP से ली और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी। क्लियर है? तो उसमें क्या है, आपको DVD लेके घूमने की जरूरत नहीं कहीं पे भी। एक बेसिक बूट इमेज होती है, मिनिमम बूट इमेज, वो उससे आपने बूट किया और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी। क्लियर? और वो अगर वो इनिशियल बूट इमेज भी नहीं चाहिए, फिर उसके लिए आपको एडवांस इंस्टॉलेशन में PXE इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। उसमें जो मिनिमल बूट इमेज है वो भी प्री एग्जीक्यूट एनवायरनमेंट से मिलता है, नेटवर्क बूट से मिलता है। क्लियर? लेकिन उसको फर्दर कस्टमाइज करना पड़ता है कि मेरे को क्या इंस्टॉलेशन करना है, कहाँ से नेटवर्क से लेना है, कहाँ से किकस्टार्ट लेनी है। क्लियर? वो पैरामीटर उसमें कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो दैट बिकम्स टोटली अनअटेंडेड नेटवर्क इंस्टॉलेशन। ठीक है? तो PXE तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन रहता है कई सर्वर्स का। आपका PXE सर्वर होता है, TFTP सर्वर होता है, DHCP सर्वर होता है, DNS होता है, ये तो काम करेंगे ही करेंगे। फिर PXE जो एनवायरनमेंट है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। क्लियर? और ये आपकी जो इमेज है, बूट इमेज, वो TFTP के थ्रू दी जाती है बूट करने के लिए, क्योंकि ट्रिवियल FTP ही इस काम को कर सकता है, नॉर्मल FTP नहीं कर सकता। क्लियर? इमेज ट्रांसफर। तो बूट इमेज वो ट्रांसफर करता है, फिर आपको इनिशियल बूट मेनू मिलता है। बूट मेनू में आप या तो खुद पैरामीटर दो, नहीं तो मेनू प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है, आप एंटर मारो, उसमें कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपने आप वो किकस्टार्ट और नेटवर्क के मीडियम पे जाएगा, आपकी इंस्टॉलेशन खत्म कर देगा। ठीक है? लेकिन आपको अपनी मशीन का बूट सीक्वेंस नेटवर्क से वापस हार्ड डिस्क पे लाना पड़ेगा, ध्यान रखना, वरना बार बार नेटवर्क बूट से वो वहीं जाता रहेगा। ओके। क्लियर? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है? सर, और तो वो अभी सपोज मेरे को अभी सभी सिस्टम पे डालना है और उसके बाद में मेरे को सभी सिस्टम में वो बाकी के सब इंस्टॉल भी करना है या कर्नल भी अपडेट करना है और बाकी के सॉफ्टवेयर भी बहुत से यम लिखते जाना है, तो वो भी मेरे को अवॉइड करना है। वो है पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट में डाल के सभी यम अपडेट डाल के ऐसा फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट। आप जो रिपोजिटरी बनाते हो ना, देखो मैं बोल रहा हूँ आपकी DVD में रेपो डेटा ऑलरेडी होता है। हाँ। ठीक है? आपके जितनी रिपोजिटरी है, अगर 7.2 की रिपोजिटरी आपने बनाई, ठीक है, तो 7.2 के लिए तो अपडेट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 7.4 भी रिपोजिटरी बना दी है, 7.5 की रिपोजिटरी बना दी, तो जब तुम अगर यम अपडेट करोगे ना, तो वो पता है कि मेरे पास कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड है, उस पैकेज को नए वर्जन के पैकेज से इंस्टॉल मार देगा और अपग्रेड कर देगा। ठीक है? मतलब आपके पास मल्टीपल रिपोजिटरी होनी चाहिए, अपग्रेड की भी रिपोजिटरी अवेलेबल होनी चाहिए, तब आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरे को ये कहना है, अभी मेरे को 40 मशीन्स पे इंस्टॉल करना है और सभी पे अपाचे डालना है, सभी पे SMTP सर्वर भी डालना है। हाँ, तो उसके लिए किकस्टार्ट में मैं बता सकता हूँ क्या कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। किकस्टार्ट बनाना बताएंगे ना, तो उसमें किकस्टार्ट के अंदर ना प्री स्क्रिप्ट्स होती हैं और पोस्ट स्क्रिप्ट्स होती हैं। यानी कि इंस्टॉलेशन से पहले कोई कमांड रन करना चाहते हो, वो रन हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद कुछ कमांड रन करना चाहते हो, वो रन हो जाएंगे।
मैं भाई जो काम करना चाहता हूँ सारे क्लाइंट पे वो स्क्रिप्ट बना सकता हूँ ना, कमांड कौन कौन सी रन करनी वो तो मुझे मालूम है ना, राइट राइट वो एक बार ही मैं लिख दूंगा वो काम हाँ हो जाएगा। काम हो जाएगा। ठीक है ना। हम्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक जो है किकस्टार्ट नेटवर्क इंस्टॉलेशन का पूरा डेमो दे दूंगा। ठीक है, क्लियर। ओके फाइन तो उससे काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, फाइन फाइन। क्लियर। बस बूट करेंगे हम इनिशियली अपनी बूट इमेज से। ठीक है, बाकी सारा नेटवर्क के थ्रू अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन कर लेंगे। इस समय एचटीटीपी का हमें आइडिया है, एफटीपी का हमें आइडिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क इंस्टॉलेशन में। क्लियर। चलो तो ठीक है, आपका नेटवर्क इंस्टॉलेशन और आपका डेटाबेस का फिर आइडिया है आपको, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, या वो दिखाऊं मैं? वो जस्ट रन कर ले हो जाएगा। खाली इंस्टॉलेशन है और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है ना, हम्म। यम करना है और स्टार्टिंग में जो कॉन्फ़िगरेटर है उसको स्टार्ट करना है, और एंटर। एक तो पूछता जाएगा पासवर्ड वगैरह दे के खत्म, रूट पासवर्ड दे करके। पासवर्ड दे और एक स्क्रिप्ट, एक सिक्योरिटी का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना पड़ता ना वो। डिपेंड करता है, हाँ वो हाँ जैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से। ये कोई एडवांस एक्चुअली डिटेल्स नहीं है, एक्चुअली डेटाबेस में इन डेप्थ कोई नहीं है ये। 5 मिनट के अंदर वो काम हो जाता है इंस्टॉल काम हो कर। जाए। ठीक है, हम्म, क्लियर है। हम्म, तो मेन अब हमारा क्या रह गया है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन तो मैं चाहिए, वो करवा देता हूँ मैं किक स्टार्ट के साथ। ठीक है, दूसरा मैं अपनी तरफ से NIS प्लस आपका NIS क्लाइंट प्लस ऑटो FS उसके लिए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, और उसके बाद आपका रह जाएगा मेल सर्वर। क्लियर है। ठीक है, तो ये करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि फ्राइडे तक हो, अगर और भी 1-2 दिन लगेंगे आई डोंट माइंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट कम से कम बेसिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। यस